नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, मिर्जा गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अमेरिकी क्रांति के बारे में। उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है अमेरिकन क्रांति से संबंधित, ब्रिटिश मर्केंटलिज्म और यूएस कैपिटलिज्म। वैसे आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए, इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ज़रूरी है कि अपन इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखें। मर्केंटलिज्म को हिंदी में कहते हैं वणिकवाद। वणिक वणिक का मतलब क्या है? जहाँ व्यापारियों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, वणिक। और दूसरा है कैपिटलिज्म, इसका मतलब आपको पता है पूंजीवाद। अब कहने का मतलब यह है कि जो दो आर्थिक व्यवस्थाएं ब्रिटेन में रही है और यूएस में रही है, वो अलग अलग व्यवस्थाएं थी। ब्रिटेन में था वणिकवाद और यूएसए में था कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। अब वणिकवाद क्या है? वर्ड हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मर्केंटलिज्म। तो ये चीज क्या है? मर्केंटलिज्म में देखो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफिक डिस्कवरी। अब इसमें लिखा हुआ है कि भौगोलिक खोज की गई, नए नए कॉन्टिनेंट, नए नए जो द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, उनको खोजा गया। इसके माध्यम से क्या हुआ? व्यापार पूरी दुनिया में बढ़ा। और इस व्यापार का एक सूत्र कहाँ था? यूरोप में जाता रहा, ब्रिटेन में जाता रहा, इटली में जाता रहा। वहाँ के लोगों ने अलग अलग भौगोलिक भूभागों को खोजा, जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं उनको खोजा, और वहाँ पे उन्होंने व्यापार का विस्तार किया। और उसी व्यापार के बढ़ने के साथ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जैसे देशों में अपने व्यापार को बढ़ा रही थी, उसी व्यापार के बढ़ने के साथ वो लोग मोनोपोली सॉर्ट करने लगे। मोनोपोली मोनोपोली का क्या मतलब है? एकाधिकार। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वही केवल भारत से व्यापार करेगी, ना फ्रेंच कर सकते हैं ना डच कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वही केवल चाइना के साथ व्यापार करेगी। जो सिस्टम ब्रिटेन में डेवलप हुआ आर्थिक, उसमें क्या था? व्यापार को अत्यधिक महत्व दिया गया, और इसके साथ ही उन व्यापारियों ने मोनोपोली लेने की कोशिश की, एकाधिकार। व्यापार में एकाधिकार। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया? स्टेट पावर्स फॉर इकोनॉमिक गेन्स। इसके माध्यम से उन व्यापारियों ने राज्य की शक्तियों का उपयोग किया, राज्य की सहायता ली, ब्रिटिश सरकार की सहायता ली अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए। और इसके कारण क्या हुआ? जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो व्यापार का संतुलन है, पूर्णतः ब्रिटेन के पक्ष में रहा। यानी दुनिया में जितना भी सोना था वो सारा का सारा ब्रिटेन में आने लगा, क्योंकि ब्रिटेन एक्सपोर्ट अधिक करता था, इंपोर्ट कम करता रहा। व्यापारिक संतुलन में क्या आता है कि किसी भी देश का एक्सपोर्ट यानी निर्यात अधिक होना चाहिए और आयात कम होना चाहिए। और यही मेन फिलॉसफी है वणिकवाद की। यानी व्यापार भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी आप इस तरीके से करो कि जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत अधिक हो और इम्पोर्ट आपके बहुत कम हो। आज के समय चाइना भी इसी फिलॉसफी में चल रहा है, क्योंकि चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहीं ज़्यादा है उसके इम्पोर्ट की बजाय। तो बुलियन, बुलियन का मतलब होता है, अंग्रेजी का शब्द बुलियन का मतलब सोना। काफी सारा सोना ब्रिटेन में आके इकट्ठा हो गया उस व्यापार के कारण। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ऑफ ईआईसी इन यूएस, इसका मतलब क्या है? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश की कि यूएसए के अंदर भी जो व्यापार हो रहा है ब्रिटेन और यूएसए के बीच में, जिसके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी भी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, उस व्यापार में भी एकाधिकार लेने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जो यूएसए का सिस्टम था वो पूंजीवादी सिस्टम था। पूंजीवाद सिस्टम में एकाधिकार नहीं आता, इसमें सबको बराबर हक मिलना चाहिए। सभी व्यापारियों को, सभी व्यापारिक समूहों को, सभी व्यापारिक कंपनियों को बराबर का हक मिलना चाहिए। पूंजीवाद का मतलब ये है। तो यहाँ पे क्लैश हो गया ना दोनों विचारधारा के बीच में, इनके बीच में द्वंद्व हो गया, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मोनोपोली सॉर्ट करने लगी, एकाधिकार लेने की कोशिश में रही यूएसए में। यानी यूएसए का व्यापार सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाए। लेकिन यूएसए का सिस्टम अलग था, पूंजीवाद, जिसमें सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, यानी जो वहाँ के व्यापारी है उनको भी बराबर का मौका मिले, और जो ब्रिटेन के व्यापारी है उनको भी बराबर का मौका मिले। तो यहाँ पे दो आर्थिक विचारधाराओं का द्वंद्व देखने को मिलता है, वणिकवाद और पूंजीवाद के बीच में। अब जैसे टी पॉलिसी है, यानी जो चाय की नीति है, उसमें एकाधिकार कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी चाय के व्यापार में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही लिप्त हो सकती है, यूएसए के साथ जो भी चाय का व्यापार हो रहा है। मोनोपोलिस्टिक फॉर कॉलोनियल गेन वर्सेस टैक्सेस फॉर ड्रेनिंग अमेरिकन वेल्थ। ठीक है। और इसके साथ ही ब्रिटेन ने कई सारे टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए अमेरिका के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को यूएसए के जो लोग हैं उन्होंने पसंद नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे पूंजीवादी सिस्टम था। अब पूंजीवादी सिस्टम के बारे में अपन पढ़ते हैं, क्या है इसमें? क्या है? इनवॉयलेबल राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो निजी संपत्ति है उनसे यूएसए के लोगों को प्यार था।
यानी जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, जो पूंजीवादी सिस्टम है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निजी संपत्ति। लोग मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उद्योग चलाते हैं, उसके बाद वो अपनी निजी संपत्ति अर्जित करते हैं और उस निजी संपत्ति पे उनका पूरा अधिकार होता है। इनवॉल्युबल राइट, ये अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता, राज्य भी वो अधिकार नहीं छीन सकता किसी भी व्यापारी से या किसी भी उद्योगपति से कि जिसकी संपत्ति है उसको हड़प लिया जाए राज्य के द्वारा। ये उनको इनवॉल्युबल अधिकार दे रखा है, इस अधिकार को कभी भी गिव अप नहीं किया जा सकता। अब जो निजी संपत्ति जो यूएसए वालों को थी, जिनसे उनको प्यार था, अब उसमें बदलाव होने लग गए क्योंकि अंग्रेज ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने खूब सारे कर लाद दिए यूएसए के लोगों के ऊपर। तो इसके माध्यम से क्या हुआ? अगर सरकार ने अधिक कर लाद रखे हैं यूएसए के लोगों के ऊपर, तो उसका मतलब ये है कि जो उनकी निजी संपत्ति है उसका एक भाग कर के माध्यम से ब्रिटेन में पहुंच रहा है, जिसको अपन ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कह सकते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अगर अधिक कर लगा देंगे तो उनको जो निजी संपत्ति है उसका एक भाग धीरे 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 अग्रसर तरीके से ब्रिटेन में पहुंच जाएगा। तो इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया कि हमारे निजी संपत्ति की तरफ कोई आंख लगाए दूसरा, या हम पे खूब सारा कोई कर लगाए, क्योंकि पूंजीवाद व्यवस्था के अंतर्गत आते रहे। खासकर जैसे मैंने बताया था 1763 के बाद ये सिचुएशन उत्पन्न हुई कि खूब सारे कर यूएसए के ऊपर लाद दिए गए। अब इसमें अपन आगे बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन लिख रखा है इसमें। सेल्फ मेड इकोनॉमिकली पीपल, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का खुद से ही निर्माण किया था। अमेरिकी लोगों को, उनको खूब सारा खून पसीना लगा था अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यूएसए के लोकल लोगों का। फ्रीडम एनवायरनमेंट, और वहाँ पे एक लिबरल एनवायरनमेंट भी परसिस्ट करता रहा, उदारवादी जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे परसिस्ट करता रहा। यानी लोगों को अधिक से अधिक अधिकार दिए गए यूएसए में, लोगों से अधिकार छीने नहीं गए, अधिक से अधिक अधिकार दिए गए। यही इनकी विचारधारा थी और यही मूल भाव है पूंजीवाद व्यवस्था के ना, जिसमें व्यक्तियों का अधिकार सर्वोपरि होता है, व्यक्तिवाद, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। struggled hard to prepare US covered property, they loved their property, जिसके बारे में बताया। for this no help from outside, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी उन्होंने निजी संपत्ति बनाई या संपत्तियां अर्जित की यूएसए वालों ने, उसमें बाहर से कोई मदद नहीं ली, ब्रिटेन से उन्होंने कोई भी मदद नहीं ली किसी भी तरह की। तो उन्होंने अपना अधिकार समझ रखा था अपनी संपत्ति के ऊपर, कोई भी उस संपत्ति की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। कैपिटलिस्टिक इंडिविजुअलिज्म, अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल, वहाँ पे जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता रहा उसको एक प्रकार से उसको इनाम दिया जाता रहा, उसके लिए एक प्रकार का वो अचीवमेंट होता रहा हार्ड वर्क करना, यानी वो अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से दोहन कर सकता रहा। वैन वर्सेस मर्केंटलिस्टिक रेगुलेशन कॉन्फ्लिक्ट, अब जब पूंजीवादी विचारधारा का द्वंद्व ब्रिटेन के वाणिज्यवादी व्यवस्था के साथ हुआ तो एक द्वंद्व उत्पन्न हो गया दोनों देशों के बीच में, यानी विचारधारा का द्वंद्व भी एक प्रमुख कारण है यूएसए की क्रांति के पीछे। अब अपन आगे बात करते हैं, अभी ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट है अमेरिकन रेवोल्यूशन का, इसका प्रभाव क्या पड़ा या उसका सिग्निफिकेंस क्या पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अमेरिकन क्रांति का। फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी, पहली लोकतांत्रिक, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया गया यूएसए में, क्योंकि यूएसए एक प्रकार की डेमोक्रेसी था, लोकतंत्र था, और इसी कारण खूब सारे लोकतांत्रिक जो विचार हैं वो फलने फूलने लग गए यूएसए में। इट एनहेंस्ड डेमोक्रेटिक आइडियाज इन यूएसए, इन उदारवादी वातावरण बन गया अमेरिका में, काफी ज्यादा लोकतंत्र को बढ़ावा मिला, लोकतंत्रवादी ताकतों को बढ़ावा मिला। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो फेमस नारा है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। लिबर्टी, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, और लिबर्टी का मतलब होता है उदारवादिता। तो ये जो तीनों जो क्वालिटीज है इनको काफी अधिक बढ़ावा दिया गया। एनलाइटनमेंट आइडियाज, और इन्हीं से ही एनलाइटनमेंट आइडियाज निकल के आए। एनलाइटनमेंट क्या कहते हैं? जो प्रबोधन का काल है यूरोप में, जिसने काफी दूरगामी परिणाम यूरोप में लेके आया। एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज है, जो विचार है, उन्होंने वहाँ के लोगों को जागरूक कर दिया, जो प्रबोधन का काल है यूरोप के अंदर। तो ये सारे मिलते जुलते विचार हैं जो यूएसए में भी रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो यूएसए में इस समय में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लोकतंत्र के तत्वों पे जो बढ़ावा दिया गया, उसी ने ही आगे चल के प्रबोधन के काल को प्रभावित किया यूरोप में। आप समझ रहे हैं ना, यूरोप में प्रबोधन का काल बाद में आया है, यूएसए की क्रांति पहले हुई है।
तो ये जो लोकतंत्रवादी तत्व यूएसए में मजबूत रहे, इन्होंने बढ़ावा दिया, सहायक भूमिका प्रदान की एनलाइटनमेंट आइडियाज की यूरोप के अंदर। नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, एक प्राकृतिक अधिकार होते हैं व्यक्ति के, किसी इंसान के प्राकृतिक अधिकार होते हैं। यह धारणा भी यूएसए में पनपने लग गई कि नेचुरल राइट क्या है कि सबको खाना मिलना चाहिए, सबको रहने के लिए स्थान मिलना चाहिए, जैसे नेचुरल राइट कहते हैं, यानी बेसिक नेसेसिटीज होती है वो पूरी होनी चाहिए इंसान की। और नेचुरल राइट्स ऑफ मैन है उसको शामिल किया गया अमेरिका में बिल्स ऑफ राइट में। बिल्स ऑफ राइट क्या है, जिसको फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल राइट अपन किसे कहते हैं, मूलभूत अधिकार, यानी जो मूलभूत अधिकार है उसका सबसे पहला प्रमाण दुनिया में हमें देखने को मिलता है बिल्स ऑफ राइट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। यानी बिल्स ऑफ राइट से निकल के आगे चल के मूलभूत अधिकार अलग अलग देशों ने अपनाए, तो उसकी शुरुआत बिल्स ऑफ राइट से हुई है। और इस बिल्स ऑफ राइट के अंदर उन्होंने नेचुरल राइट को इंक्लूड किया, प्राकृतिक अधिकारों को इंक्लूड किया। और यही नेचुरल राइट आगे चल के फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित करते हैं। कैसे? क्योंकि फ्रांस के अंदर जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट हुआ था 1791 में, यानी अधिकारों की घोषणा 1791 की फ्रांस के अंदर, उसमें भी नेचुरल राइट्स को शामिल किया गया। लेकिन इन प्राकृतिक जो अधिकार हैं इंसान के, उसको सर्वप्रथम एक प्रशासनिक व्यवस्था में, एक संवैधानिक व्यवस्था में शामिल किया गया यूएसए के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का पहला लिखित संविधान, जिसको अडॉप्ट किया गया कहाँ पे, 1787 में फिलीडेल्फिया के अंदर इस संविधान को स्वीकृति दी गई, पहला आधुनिक लिखित संविधान। फिर इट हर्ल्डेड अ ट्रांस अटलांटिक रेवोल्यूशन, यानी जो अटलांटिक सागर है उसके ईस्ट की तरफ और पश्चिम की तरफ, दोनों की तरफ एक प्रकार की क्रांति लेके आ गया। जो यूएसए की जो क्रांति उसने अत्यधिक प्रभावित किया दोनों क्षेत्रों को, अटलांटिक के ईस्ट की तरफ जो क्षेत्र है और जो वेस्ट की तरफ क्षेत्र है। कैसे किया है? फ्रांस का रेवोल्यूशन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ, जो फ्रांस थे उसको खूब सारे ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो यूएसए की क्रांति उसने फ्रांस की क्रांति को भी प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? क्योंकि आपको पता है कि यूएसए के युद्ध में फ्रांस में शामिल हो गया है इनडायरेक्ट तरीके से। फ्रांस ने खूब सारे अपने अधिकारी भेजे, खूब सारा पैसा भेजा, खूब सारा वॉर मटेरियल भेजा यूएसए की मदद के लिए। उस मदद के कारण फ्रांस को फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, फ्रांस को हानि हो गई, पैसों की हानि हो गई फ्रांस को। और फ्रांस आर्मी मिलकर लड़ी थी यूएसए के साथ। अब जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज जो यूएसए में उन सैनिकों ने, जो फ्रांस के सैनिकों ने देखे, उनको समझा, उनको एक्सपीरियंस किया कि यूएसए में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के विचार है, यहाँ पे काफी अधिक प्रबल है, उन्हीं आइडियाज को फ्रांसीसी सैनिक अपने साथ वापस फ्रांस में लेके चले गए। तो यूएसए की क्रांति का भी एक अहम योगदान है फ्रांस की क्रांति में। एक फ्रांसीसी अधिकारी था लफायते कमांडर था फ्रांस की आर्मी का, वो वापस गया था फ्रांस में इस युद्ध को लड़ने के पश्चात। लेकिन ये सारे के सारे सैनिक अपने साथ उदारवादी, यूएसए की उदारवादी विचारधारा को लेके गए और उन्होंने अपने समाज को भी प्रभावित किया उन सैनिकों ने फ्रांस में। फिर जो दूसरा जो क्रांति है जिसको प्रभावित किया, आयरलैंड की क्रांति हुई थी 1798 में, उसको भी प्रभावित किया अमेरिकी क्रांति ने। फिर लैटिन अमेरिका में क्रांति हुई थी 19वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ के अंदर, उसको भी प्रभावित किया। स्पेनिश रेवोल्यूशन हुआ था 1820, ठीक है, स्पेन के अंदर एक क्रांति हुई थी 1820, उसको भी प्रभावित किया अमेरिकी क्रांति ने। क्योंकि आप देखो ना, अमेरिकी क्रांति कब हुई, 1770s के आसपास हुई अमेरिकी क्रांति। सबसे पहली विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है अमेरिकी क्रांति। उसके बाद ये सारे के सारे जो घटनाएं हैं होती है, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई, वो बाद में हुई है, स्पेनिश रेवोल्यूशन बाद में हुआ है, आयरलैंड की क्रांति बाद में हुई है। तो जो आने वाली घटनाएं उन्होंने जरूर प्रेरणा ली है यूएसए की क्रांति से। 1848 की जो क्रांति यूरोप में, वह भी प्रभावित रही है अमेरिकी क्रांति से। तो कंटिन्यूएशन, जो क्रांति का सिलसिला शुरू हुआ, जो अमेरिकी क्रांति, जो प्रथम बार क्रांति हुई पूरी दुनिया के अंदर, एक व्यवस्था के विरोध में, ब्रिटेन के विरोध में, एक औपनिवेशिक देश के विरोध में, वह सिलसिला लगातार कंटिन्यू रहा। कैसे कंटिन्यू रहा? जो आने वाली क्रांतियां वह आगे घटित होती रही अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा लेते हुए। कंटिन्यूएशन ऑफ रेवोल्यूशन ट्रिगर्ड बाय यूएस रेवोल्यूशन, खूब सारी क्रांति हुई यूएसए की क्रांति के पश्चात, इसीलिए यूएसए की क्रांति को मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी
मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन यानी सबसे बड़ी क्रांति जिसने आने वाली क्रांतियों को जन्म दिया। फिर जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो कटु संबंध बने यूएसए के कारण, क्योंकि यूएसए के युद्ध में फ्रांस ने यूएसए को मदद की, तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो आपसी संबंध है वो बहुत अधिक बिगड़ गए। तो इसके कारण क्या हुआ, इन बिगड़े हुए संबंधों ने यूरोप का जो इतिहास है उसको पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। 1791 से लेकर 1815 तक पूरी की पूरी जो यूरोपियन हिस्ट्री है वह किससे प्रभावित हुई है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो संबंध बिगड़े हुए हैं, इनके बीच में जो युद्ध चल रहे हैं, इनके बीच में जो अच्छे संबंध नहीं है, उसने पूरे के पूरे यूरोपियन इतिहास को प्रभावित किया है। और इसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, यूएसए की क्रांति से शुरू हुआ, जहाँ पे फ्रांस ने यूएसए को सहयोग दिया, ब्रिटेन नाराज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में भी 1783 का रेगुलेटिंग 1783 रेगुलेशन इन इंडिया कॉर्न लर्न्ड लेसन्स। अब कहने का मतलब है कि अमेरिकी क्रांति का भारत पे भी प्रभाव पड़ा। कैसे, जैसे कॉर्नवालिस है, क्योंकि जब अमेरिका हाथ से निकल गया ब्रिटेन के, तो कॉर्नवालिस ने सबक लिया और भारत में टाइटनिंग करना शुरू कर दिया, यानी भारत में और अधिक कठोर नियंत्रण ला दिया गया। उसका एग्जाम्पल है 1783 का रेगुलेशन। अमेरिकी क्रांति सफल होने के पश्चात भारत में 1783 के रेगुलेशन को लोगों पे लाद दिया गया कॉर्नवालिस ने, क्योंकि कॉर्नवालिस सबक ले चुका था कि अमेरिका हमारे हाथ से निकल चुका है, अगर भारत को अपने हाथ में रखना है तो भारत पे बहुत ही कड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश स्टार्टेड अडॉप्टिंग अ प्रोएक्टिव अप्रोच, वो अधिक गतिशील अप्रोच को अपनाने लग गया, और अधिक गतिशील हो गया भारत में, यानी और अधिक कड़े नियमों को लादने लग गया भारतवासियों के ऊपर। और 1790 से लेकर 1792 के बीच में जो तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1790 से 1792 में, उसके अंदर भी ब्रिटेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उस युद्ध में। तो उसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि ब्रिटेन को डर लगने लग गया था कि अमेरिका हमारे हाथ से निकल गया, हो सकता है भारत भी निकल जाएगा अगर कुछ कड़े कदम नहीं उठाए गए। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनलिज्म इन मॉडर्न सेंस, यानी जो राष्ट्रवाद है उसका प्रथम उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। राष्ट्रवाद किस तरह का, आधुनिकता के हिसाब से मॉडर्न सेंस में जो नेशनलिज्म था, फर्स्ट टाइम यूएसए की क्रांति में हमें देखने को मिला है राष्ट्रवाद। और इसी कारण जो दूसरे देश है वहां पे भी राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रेरणा मिली यूएसए की क्रांति के कारण। फिर इसके बारे डी कोलोनाइजेशन स्टार्टेड हेयर, कितनी अच्छी इसमें बात लिखी हुई है। जो डी कोलोनाइजेशन का प्रोसेस है, यानी जो औपनिवेशिक देश थे, यानी जो भारत जैसी कॉलोनी थी ब्रिटेन की, वो आगे चल के स्वतंत्र हो गई, और जो स्वतंत्र होने का जो प्रोसेस है उसको अपन कहते हैं डी कोलोनाइजेशन। भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन अमेरिका अपन देखते हैं 1780 में ही आज़ाद हो गया। तो जो डी कोलोनाइजेशन का प्रोसेस है, जो देश स्वतंत्र होने लग गए, वह प्रोसेस सारा का सारा यूएसए की क्रांति के साथ शुरू हुआ है। तो प्रोसेस ऑफ डी कोलोनाइजेशन स्टार्टेड हेयर। फिर इसके साथ ही जो यूएस आगे चल के सुपर पावर बना है, उसके बीच भी कहाँ पे है, उसके बीच भी अमेरिकी क्रांति के अंदर ही है। आगे चल के जो यूएस की असेंडेंसी हुई है पूरे ग्लोबल लेवल के, वो सुपर पावर बना है। और जो यूएसए की क्रांति शुरू हुई, उसका वास्तव में अंत कहाँ पे हुआ है, 1991 में। 1991 में जस्ट रशिया का जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, पूरी दुनिया में केवल एक महाशक्ति बची, वो थी यूएसए। तो जो उसका कल्मिनेशन है, कल्मिनेशन का मतलब क्या है, जो उसका अंतिम चरण है यूएसए की क्रांति का, वो वास्तव में 1991 में जाके खत्म हुआ है। तो जो यूएसए जो महाशक्ति बना है दुनिया में इकलौती महाशक्ति, उसके पीछे कहीं ना कहीं कौन से प्रभावी कारण रहे हैं, यूएसए की क्रांति के। ये इसका महत्व है। देखो कितने लंबे लंबे लिंकेजेस इसमें ले रखे हैं। रूट कॉज ऑफ यूएस प्रोग्रेस इन रेवोल्यूशनरी आइडियाज, जो यूएसए ने जितना भी विकास किया, जितनी भी प्रोग्रेस की यूएसए में, उसके बीच कहाँ पे थे, इस क्रांति के अंदर ही थे। और रिपब्लिक नॉट मोनार्की। अब यूएसए में एक रिपब्लिक की स्थापना की गई, वहां पे मोनार्की की स्थापना नहीं की गई। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में मोनार्की थी। मोनार्की का क्या मतलब है, राजतंत्र, जहाँ पे राजा का अधिकार होता है, जैसे ब्रिटेन की महारानी है। लेकिन अमेरिका में एक रिपब्लिक, एक गणराज्य की स्थापना की गई, जहाँ पे वहाँ का प्रेसिडेंट सर्वाधिक शक्तिशाली होगा और कोई राजा महाराजा वहाँ पे नहीं होगा। तो ब्रिटेन में जबकि मोनार्की थी, तो रिपब्लिक की शुरुआत हुई। कई सारे देशों ने भी आगे चल के गणराज्य को अपनाया। ब्रिटिश पर्सनल रूल ऑफ, ब्रिटेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा,
जो जॉर्ज तृतीय था उसके शासन का अंत हो गया। ठीक है, जॉर्ज तृतीय के शासन का अंत हो गया। एंड कैबिनेट सिस्टम रिवाइव्ड, और जो ब्रिटेन में जो कैबिनेट सिस्टम था उसको दोबारा शुरू किया गया। कैबिनेट सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे जो मुख्य अधिकारी होते हैं, जो मंत्रीगण होते हैं, उनके पास सर्वाधिक शक्तियां होती है। ब्रिटेन की महारानी के पास भी इतनी शक्तियां नहीं होंगी जितनी उन मंत्रियों के पास शक्ति होंगी। कहने का मतलब ये है कि अमेरिकी क्रांति का यह प्रभाव पड़ा कि जो क्वीन है, जो राजा है, जो रानी है इंग्लैंड की, उसकी शक्तियां कम हो गई। कैबिनेट सिस्टम वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया। कैबिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? जो मंत्रीगण है, जो सलाह देते हैं महारानी को, तो वो अधिक शक्तिशाली हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज, संवैधानिक अधिकार ब्रिटेन के लोगों को दिए गए इसके पश्चात, अमेरिकी क्रांति के पश्चात, यानी इजाफा हुआ संवैधानिक अधिकारों का। फर्स्ट फेडरल रिपब्लिक, दुनिया की पहली फेडरल गणराज्य फेडरल रिपब्लिक की स्थापना की गई। संघीय, पहली संघीय गणराज्य की स्थापना की गई यूएसए में। बिकॉज यूएसए की एक संघीय सरकार थी, एक सेंटर था और कई सारे राज्य थे जिन्होंने मिलकर एक सरकार का निर्माण किया। फेडरल जैसे भारत में कई सारे राज्य और एक सेंटर है, तो यूएसए की खास बात क्या है? एक संघीय सरकार की स्थापना की गई जहाँ पे लोकल ऑटोनॉमी दी गई, स्थानीय स्वायत्तता दी गई। एक यूनिक कॉम्बिनेशन था जहाँ पे सेंटर भी शक्तिशाली है, उसके साथ साथ राज्यों को भी अच्छे खासे अधिकार दे रखे हैं। भारत में राज्यों को इतने अधिक अधिकार नहीं दिए गए, लेकिन यूएसए में राज्यों को अत्यधिक अधिकार दिए गए। तो यूनिक कॉम्बिनेशन था फेडरल गवर्नमेंट का। न्यू कॉलोनियल पॉलिसी ऑन लिबरलिज्म, मर्केंटाइल टू फ्री ट्रेड। हाँ, एक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव हुआ, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे मर्केंटाइल फिलोसफी थी, जिसके बारे में अपन ने बात की, यानी वणिकवाद की विचारधारा अधिक प्रबल थी। लेकिन यूएसए की क्रांति के पश्चात उसमें भी बदलाव होने लग गया। जो वणिकवाद की जो विचारधारा है वो खत्म होने लगी, उसके स्थान पर नई आर्थिक विचारधारा कौन सी आई? मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति, देखो कहने का मतलब ये, जो वणिकवाद की विचारधारा थी उसने भी कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दिया, ठीक है, और जो मुक्त व्यापार की नीति है उसने भी कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दिया। तो दोनों ने ही कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दिया एक तरीके से, लेकिन एक आर्थिक विचारधारा में बदलाव आ गया। जो कॉलोनियलिज्म के फेजेज हैं वो सेकंड फेज में एंटर कर गया यूएसए की क्रांति के पश्चात। मर्केंटाइल से लेके फ्री ट्रेड के अंदर वो एंटर कर गया। फिर इसके आगे अगेंस्ट यूरोपियन मोनार्की, इंपीरियलिस्टिक वॉर्स, फ्यूडलिज्म, कॉलोनियल मर्केंटलिज्म, यानी जो अमेरिकी क्रांति किस किस के खिलाफ थी? वो यूरोप के राजतंत्र के खिलाफ थी। वह जो साम्राज्यवादी युद्ध हो रहे थे अधिक से अधिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके खिलाफ थी। इंपीरियलिस्टिक वॉर्स के खिलाफ थी, साम्राज्यवाद के खिलाफ थी, फ्यूडलिज्म के खिलाफ थी, जो सामंतवादी व्यवस्था थी पूर्व की, उसके खिलाफ थी अमेरिकी क्रांति। कॉलोनियलिज्म, जो उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ थी। मर्केंटलिज्म, वणिकवाद के खिलाफ थी। तो इन सभी विचारधारों के खिलाफ थी यूएसए की क्रांति। इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर रेवोल्यूशन इट अचीव्ड व्हाट इट सेट आउट टू डू। देखो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया इसमें डिफरेंस बता रखा है। मोर लिबर्टी देन पास्ट, यानी जितनी अधिक क्रांतियां हुई है, जितनी और क्रांतियां हुई है दुनिया से, उनके कंपैरिजन में जो अमेरिकी क्रांति है वह बिल्कुल डिफरेंट थी। कैसे? इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर रेवोल्यूशन, जो दूसरी अन्य क्रांतियां हुई है उसके बजाय जो अमेरिकी क्रांति हुई है, अमेरिकी क्रांति ने वह सब कुछ हासिल किया जो उसका उद्देश्य था। यानी इट अचीव्ड व्हाट इट सेट आउट टू डू, यानी जो भी इसने अपने उद्देश्य बनाए थे कि हमें उदारवाद को बढ़ावा देना है, हमें गणराज्य की स्थापना करनी है, उनको सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचाया। यानी सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। यानी एक हाईली सक्सेसफुल रेवोल्यूशन है, अत्यधिक सफलता पूर्वक इस क्रांति को अंजाम दिया गया। और इनका जो उद्देश्य क्या था कि जो लोग हैं, जो अमेरिकन्स हैं, जो पहले जिन अधिकारों को दोहन कर रहे थे उनसे कहीं अधिक अधिकार लोगों को दे दिए जाए। तो धीरे धीरे इस क्रांति के पश्चात लोगों के अधिकारों में अत्यधिक इजाफा हुआ। लोगों से अधिकार छीने नहीं गए इस क्रांति के माध्यम से, उल्टा लोगों को वाकई में काफी बड़े अधिकार दिए गए। और रेस्टोरेशन ऑफ वायलेटेड राइट्स, रियल रेवोल्यूशन, स्लेवरी, नॉट एन एगैलिटेरियन लाइक फ्रांस। अब इसमें एक कमी यहाँ पे लिख रखी है कि क्या था कि जिन अधिकारों को कम किया गया इस क्रांति के पश्चात, उन्हीं अधिकारों को दोबारा दिया गया अमेरिकी क्रांति के पश्चात। सो इट वॉज ए रेस्टोरेशन ऑफ वायलेटेड राइट्स, जिन अधिकारों का हनन हुआ था उन्हीं अधिकारों को दोबारा लोगों के बीच में दिया गया। तो वाकई से अपन एक क्रांति कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, यूएसए में भी जो स्लेवरी, जो दास प्रथा है वो विद्यमान रही। यूएसए की क्रांति के बावजूद भी
इतनी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बातें करने के बावजूद भी जो दास व्यवस्था थी यूएसए में कायम रही, उसको काफी आगे चल के खत्म किया गया एक सिविल वॉर के माध्यम से, गृह युद्ध के माध्यम से। तो क्या ये वाकई में एक रेवोल्यूशन है? अपन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन दास व्यवस्था क्रांति यह क्रांति नहीं कर पाई। और जो यहाँ पे यह कहा जाता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो सही मायनों में वाकई इगैलिटेरियन क्रांति थी। इगैलिटेरियन का क्या मतलब है? जहाँ पे समानता पूर्वक अधिकार सभी को दिए गए। फ्रांसीसी क्रांति का मोटो ये था कि जनता के बीच सभी जनता के पास बराबर के अधिकार होने चाहिए। उसका जो नेचर था फ्रांसीसी क्रांति का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इगैलिटेरियन नेचर था, समानता पूर्वक प्रकृति थी फ्रांसीसी क्रांति की। चलो इसके साथ ही अपन ये खत्म करते हैं और इसके बाद अगला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपके कोर्स के अंदर नहीं है ग्रेजुएशन में। तो अपन यूएस रेवोल्यूशन है वो अपन ने आज खत्म कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 25